जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपने पिछले कुछ दिनों से हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अनिष्पादित संपत्तियाँ। उसी में आज का जो टॉपिक है वो है अनिष्पादित संपत्तियों के वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। अनिष्पादित या अनार्जक संपत्तियों के वर्गीकरण से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को इस प्रकार हम बता सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट है अस्थायी कमियों वाले खाते। किसी संपत्ति का अनार्जक संपत्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को किसी अग्रिम को महज कुछ एक ऐसी कमियों के अस्तित्व में होने के कारण अनर्जक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए जो अस्थायी स्वरूप वाली हो, जैसे अकथन स्टॉक विवरण के आधार पर पर्याप्त आहरण अधिकार की अनुपलब्धता, शेष बकाये का अस्थायी तौर पर सीमा से अधिक हो जाना, स्टॉक विवरणों का अप्रस्तुत और नियत तिथि को सीमाओं का गैर नवीकरण इत्यादि। उक्त प्रकार की कमियों वाले खातों के वर्गीकरण के मामले में बैंकों को निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसमें पहला है आहरण अधिकार का निर्धारण। बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स में आहरण चालू संपत्तियों की पर्याप्तता द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि विपत्ति काल में चालू खाते करंट अकाउंट पहले विनियोजित किए जाते हैं। आहरण अधिकार का निर्धारण उस स्टॉक विवरण के आधार पर अपेक्षित होता है जो वर्तमान हो। हालांकि बड़े उधारकर्ताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा आहरण अधिकार का निर्धारण करने के लिए जिन स्टॉक विवरणों पर विश्वास किया जाता है वे 3 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, अन्यथा खाते में बकाये को अनियमित माना जाएगा। इकाई के कार्यरत होने या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक होने के बावजूद खाते में इस प्रकार के अनियमित आहरण की 90 दिन की निरंतर अवधि तक अनुमति दिए जाने पर कार्यशील पूंजी उधार खाता वर्किंग कैपिटल अकाउंट अनार्जक संपत्ति हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा नियमित एवं तदृत ऋण सीमाएं। नियमित एवं तदृत ऋण सीमाओं को नियत तिथि स्वीकृति की तिथि से 3 महीने से अधिक अवधि पर पुनर्निरीक्षित विनियमित किए जाने की आवश्यकता होती है। उधारकर्ताओं से वित्तीय विवरणों और अन्य आंकड़ों की उपलब्धता जैसे बाधाओं की स्थिति में शाखा को यह दर्शाने के लिए अन्य आंकड़ों की उपलब्धता जैसे बाधाओं की स्थिति में शाखा को यह दर्शाने के लिए ऋण सीमा का नवीनीकरण, उसकी पुनरीक्षा का कार्य चालू है, वह शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्य अनुशासन के तौर पर किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक की देरी को अवांछनीय माना जाता है, इसलिए उस खाते को नियमित ऋण सीमा को नियत तिथि या तदृत सीमा की स्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के भीतर पुनरीक्षित नवीकृत न करा लिए जाने पर अनार्जक संपत्ति माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है वर्गीकरण ऋण खातों का श्रेणी उन्नयन अपग्रेडेशन। यदि उधारकर्ता द्वारा अनार्जक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में ब्याज तथा मूलधन का भुगतान कर दिया जाता है तो उसके बाद उस खाते का अनार्जक नहीं माना जाना चाहिए एवं उसे मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है संपत्ति का वर्गीकरण उधारवार ना कि सुविधावार। इसमें पहला पॉइंट है बैंक द्वारा मंजूर की गई सुविधाएं। किसी ऐसी स्थिति की कल्पना करना कठिन है जब किसी उधारकर्ता को एक सुविधा या उधारकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में से एक में निवेश समस्या मूलक ऋण निवेश हो जाए और अन्य ना हो। अतः किसी उधारकर्ता को किसी बैंक द्वारा मंजूर की गई सुविधाओं और उक्त उधारकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक संपत्ति मानना होगा, ना कि किसी विशिष्ट सुविधा या निवेश
या उसके किसी ऐसे अंश को जो अनियमित हो गया है। दूसरा पॉइंट है उधारकर्ता का मुख्य परिचालन खाता। यदि साख पत्र की घटनाओं या लागू की गई गारंटियों से उद्भूत होने वाली नाम्य प्रविष्टियाँ किसी अलग खाते में हो तो उस खाते में बकाया शेष को भी आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण को लागू किए जाने के उद्देश्य से उधारकर्ता का मुख्य परिचालन खाता मानना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा सहायता संघ व्यवस्था के तहत अग्रिम। सहायता संघ व्यवस्था के तहत खातों का संपत्ति वर्गीकरण अलग अलग बैंकों की वसूली के रिकॉर्ड और उन पहलुओं पर आधारित होना चाहिए जिनका अग्रिमों की वसूली योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। पांचवा पॉइंट है उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ी। ऐसे खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी आ जाने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता, उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ियों आदि जैसे अन्य कारकों की मौजूदगी के कारण वसूली के लिए संभाव्य खतरे हो, वह यह उचित नहीं होगा कि इस प्रकार के खातों को संपत्ति वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजारा जाए। इस प्रकार की गंभीर ऋण हानि के मामलों में संपत्ति को सीधे ही यथोपयुक्त ढंग से संदिग्ध या हानि संपत्ति के रूप में इस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट है इसमें किसी प्रतिभूति के मूल्य में कमी। किसी प्रतिभूति के मूल्य में कमी को उस समय महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब प्रतिभूति कर वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित या पिछले निरीक्षण के समय आरबीआई द्वारा स्वीकृत मूल्य के 50% से भी कम हो। इस प्रकार की अनर्जक संपत्तियां संदिग्ध श्रेणी के वर्गीकरण के अधीन आती है और संदिग्ध संपत्तियों के लिए यथा प्रयोज्य सीधी वैधानिक व्यवस्था करना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है वसूली योग्य मूल्य उधार खाते में बकाया। यदि प्रतिभूति का बैंक या अनुमोदित मूल्यांकों को या आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित वसूली योग्य उधार खाते में बकाये के 10% से कम हो तो प्रतिभूति के अस्तित्व की उपेक्षा कर दी जानी चाहिए और संपत्ति को सीधे नष्ट संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा इसे या तो बट्टे खाते में डाल देना चाहिए या इसके लिए पूर्ण रूप से प्रोविज़न करना चाहिए। 6 पॉइंट है विभिन्न प्रपत्रों पर अग्रिम। निम्नलिखित प्रपत्रों या पत्रों पर अग्रिम को अनर्जक संपत्ति माने जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें है पहला सावधि जमा राशियों, दूसरा अभ्यर्पण हेतु पात्र, तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र एनएसएस, चौथा इंदिरा विकास पत्र, पांचवा किसान विकास पत्र और छठा जीवन बीमा पॉलिसियाँ। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि स्वर्ण आभूषण, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों पर अग्रिम उक्त छूट में सम्मिलित नहीं है। 7वां पॉइंट है ब्याज की अदायगी पर अधिस्थगन सहित झूठ। इसमें पहला पॉइंट है औद्योगिक परियोजनाओं या कृषि बागानों के लिए। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अथवा कृषि बागानों आदि के लिए दिए गए बैंक वित्त के मामले में जहां ब्याज की अदायगी हेतु अधिस्थगन उपलब्ध होता है, यह अधिस्थगन या अनुग्रह अवधि के समान हो जाने पर ही प्राय होता है। अतः ब्याज की ऐसी रकमें अधिदेय नहीं होती हैं, इसलिए वे ब्याज नामे किए जाने की तिथि से अनर्जक संपत्ति नहीं होती, क्योंकि गैर वसूलीकृत होने पर ब्याज के भुगतान की नियत तिथि के बाद अधिदेय होती है। दूसरा पॉइंट है स्टाफ सदस्यों का आवास ऋण एवं अन्य प्रकार के अग्रिम। स्टाफ सदस्यों को मंजूर किए गए आवास ऋण या उसी प्रकार के ऐसे अन्य अग्रिमों के मामले में जहां मूलधन की वसूली के बाद ब्याज देय है, वहां पहली तिमाही के बाद से ब्याज को अधिदेय माने जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के ऋणों और अग्रिमों का अनर्जक ब्याज के उनकी संबंधित देय तिथियों के भुगतान में कोई चूक हो। 8वां कृषि अग्रिम। कृषि उद्देश्य अग्रिम की दिशा में अनिष्पादित संपत्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है अल्प अवधि वाली फसल। 1 वर्ष से कम अवधि की फसली मौसम वाली को अल्प अवधि वाली फसलें माना जाएगा। प्रत्येक फसल का फसली मौसम, जिसका अर्थ
उगाई गई फसलों की कटाई तक की अवधि का होता है। प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा यथा निर्धारित होगा। अल्प अवधि वाली फसल हेतु मंजूर किए गए किसी ऋण को मूलधन की किश्त या उस पर ब्याज के 2 फसली मौसमों तक अतिदेय पड़े रहने पर अनार्जक संपत्ति माना जाता है। दूसरा पॉइंट है दीर्घ अवधि वाली फसल। दीर्घ अवधि वाली फसल हेतु मंजूर किए गए किसी ऋण को मूलधन या उस पर ब्याज के एक फसली मौसम तक अतिदेय पड़े रहने पर ही अनार्जक संपत्ति माना जाता है। इन मार्गदर्शित सिद्धांतों के उद्देश्य हेतु दीर्घ अवधि वाली फसल वे फसलें होंगी जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के फसली मौसम वाली होती हैं। किसी कृषक द्वारा उगाई गई फसल की अवधि के आधार पर अनार्जक संपत्ति से संबंधित उपयुक्त मानदंड उसके द्वारा प्राप्त किए गए सावधि कृषि ऋणों पर भी लागू किए जाते हैं। उपयुक्त मानदंड सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों पर लागू किए जाते हैं। विनिश्चित कृषि ऋणों के अलावा कृषि ऋणों एवं गैर खेतीहरों को दिए गए सावधि ऋणों के बारे में अनार्जक संपत्तियों की पहचान उसी आधार पर की जाएगी जो कृषि दर अग्रिमों पर लागू होती है और इस समय 30 दिवसीय उपचार है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक आपदाएं। जहां प्राकृतिक आपदाएं कृषि उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता को क्षतिग्रस्त कर देती है, वहाँ बैंक स्वयं अपने विवेक पर राहत के उपाय के रूप में अल्प अवधि वाले उत्पादन ऋणों को सावधि ऋणों के रूप में परिवर्तित करने या भुगतान अवधि को पुनः निर्धारित करने या फिर एक नया अल्प अवधि ऋण स्वीकृत करने का निर्णय ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है परिवर्तन या पुनः निर्धारण के मामले। इस प्रकार के मामलों में सावधि ऋण और नए अल्पावधि ऋण को चालू प्राय राशियां माना जाता है और उन्हें अनर्जक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। इन ऋणों का संपत्ति वर्गीकरण उसके बाद संशोधित शर्तों और निबंधनों द्वारा अभिशासित होगा और उन्हें ब्याज और या मूलधन की किश्तों के अत्यावधि वाली फसलों के मामलों में 2 फसली मौसमों तक और दीर्घ अवधि फसलों के मामले में 1 फसली मौसम तक अधिदेय पड़े रहने पर अनार्जक संपत्ति माना जाएगा। 5वां पॉइंट है विभिन्न योजनाओं के तहत अग्रिम। इंदिरा आवास योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत खेतीहरों को मंजूर किए गए ग्रामीण आवास अग्रिमों के मामलों में चुकौती कार्यक्रम का निर्धारण करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के अग्रिमों पर देय ब्याज किस्त फसल चक्र से संबंधित हो। 9वां पॉइंट है सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम। केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्पित ऋण सुविधाओं को वे अधिदेय भले ही क्यों न हो केवल तभी अनार्जक संपत्ति माना जाना चाहिए जब उसे लागू किए जाने पर सरकार अपनी गारंटी का खंडन कर दे। सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों को अनर्जक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने से यह छूट आय निर्धारण के उद्देश्य हेतु नहीं होती है। गारंटी के लागू किए जाने वाली आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा गारंटित ऋण जोखिमों के संबंध में संपत्ति वर्गीकरण और प्रोविजन के अंतर्गत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु असंबद्ध कर दिया गया था। 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष से राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेशों पर बैंक को देय ब्याज और या मूलधन या अन्य किसी रकम के 90 दिन से अधिक की अवधि तक अधिदेय पड़ी रहने पर संपत्ति वर्गीकरण और प्रोविजन मानदंड लागू होंगे। और लास्ट पॉइंट है इसका पुनः संरचित खातों का श्रेणी उन्नयन। ऐसे अवमानक खाते सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स जिनकी चाहे वे मूलधन की किस्त के संबंध में हो या फिर ब्याज के संबंध में, उनकी पुनः संरचना आदि चाहे किसी भी तरीके से की गई हो, मानक श्रेणी में उन्नयन अपग्रेडेशन के केवल विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात ब्याज या मूलधन जो भी पहले हो कि पहली अदायगी की तिथि के बाद 1 वर्ष की अवधि के बाद ही उक्त अवधि के दौरान संतोषजनक कार्य निष्पादन की शर्त पर पात्र होंगे। इससे पूर्व किए गए प्रोविज़न की रकम को भी इससे पहले
यथा वर्णित वर्तमान मूल्य की दृष्टि से ब्याज की रकम में घाटे के लिए प्रोविज़न किए गए रकम को घटाकर 1 वर्ष की अवधि के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। इस अवधि में खाते में संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रदर्शित किए जाने पर इस 1 वर्षीय अवधि के दौरान उक्त अपमानक संपत्ति सब स्टैंडर्ड असेट्स में उसके वर्गीकरण के स्तर पर कमी नहीं आएगी। हालांकि इस 1 वर्षीय अवधि में संतोषजनक कार्य निष्पादन के न दिखाई देने की स्थिति में पुनः संरचित खाते का संपत्ति वर्गीकरण पुनः संरचना पूर्व के भुगतान कार्यक्रम के संदर्भ में लागू होने वाले विवेक संबंध मानदंडों के अनुसार अभिशासित होगा। इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर था प्रिंसिपल रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, अनिष्पादित संपत्तियों के वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत। इसके आगे नेक्स्ट और अभी हमारा थोड़ा बचा हुआ है ये चैप्टर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और उसके बाद जो मैं आपको ये पॉइंट से समझा रही हूँ, इसमें जैसे भी सुविधा बैठेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी, नोट्स के भी PDF बना के डाल दूँगी, जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। और फिर हम इसको आगे एक बार वापस रिपीट अच्छे से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।